हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडियन एकेडमी श्री गंगानगर। मैं अर्जुन भार्गव आपका फिर से भारतीय संविधान और राज व्यवस्था की क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने समानता के अधिकार, जो राइट टू अपने जो इक्वालिटी थे वो कंप्लीट कर लिए गए थे। आपने सुना होगा एक बॉलीवुड का बहुत ही फेमस सॉन्ग था, फेमस गाना आया था, मूवी थी आशिकी, जिसमें कहा गया था सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए। अगर हम बात करें इस गाने के बारे में चर्चा करें तो बात तो वो सही कह रहा है कि सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए। इससे अगली लाइन में नहीं बोलूंगा क्योंकि फिर अपने विषय से कहीं और चले जाएंगे कि वो आगे कहता है कि और एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। तो देखिए इस लाइन में इन्होंने कहा कि भाई सांसों की जरूरत है जिंदगी के लिए। हम मानते हैं कि हमारे जिंदगी की बेसिक नीड क्या है, रोटी कपड़ा और मकान। लेकिन अगर बात करें फंडामेंटल राइट्स की तो इसके बिना भी हमारा गुजारा भारत के अंदर संभव नहीं है। हर किसी संविधान में फर्स्ट डे मैंने आपको क्या बताया था कि जितने भी अपने मौलिक अधिकार हैं, भले ही संविधान ना हो लेकिन अधिकारों का होना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए आज हम चर्चा करेंगे जो अपने अगले अधिकार हैं, स्वतंत्रता के अधिकार, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। ठीक है, अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता के बारे में ही चर्चा होगी। देखिए आपको एक चीज ध्यान में रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 14 से 18 के बीच केवल और केवल हम इक्वालिटी, समानता की बात करेंगे। वैसे ही अनुच्छेद 19 से लेकर 22 में हम बात करेंगे किस प्रकार हमें स्वतंत्रता प्राप्त है, किन किन मामलों में हमें स्वतंत्रता, फ्रीडम प्राप्त है और किस किस प्रकार इसका हनन होने पर हम एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो आज हम चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद पे, अनुच्छेद 19। देखिए अगर माना जाए फ्रीडम के मामले में, भाई राइट टू फ्रीडम की बात करें तो 19 आर्टिकल बहुत ही अहम भूमिका रखता है। आपके कहते हैं किसी भी प्रकार के आपके कार्य करने पे, घूमने फिरने पे, व्यापार करने पे, आजीविका चलाने पे, निवास करने पे, इन सभी बातों में आर्टिकल 19 की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो वो जो गाना है ना बॉलीवुड का, वो वहीं तक सीमित है कि भाई वो सांसों की जरूरत है देख जिंदगी के लिए। लेकिन आपको है कि खाली सांसों की बात ना करें, पूरी हमें फ्रीडम भी चाहिए आर्टिकल 19 के द्वारा। देखो आर्टिकल 19 के फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बता दूं, आर्टिकल 19 के दो पहलू हैं। आपको यहां पर दोनों पहलू समझ आने चाहिए। एक तो कहता है कि आर्टिकल 19, ठीक है, आर्टिकल 19 एक। दूसरा कहता है आर्टिकल 19 2। यही आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आर्टिकल 19 एक और आर्टिकल 19 2। अब ये दो वाला जो पोर्शन है ये 6 तक है। जैसे डिवाइडेशन होता है, पिछले भी मैंने आपको आर्टिकल 15 में बताया था कि 15 के जो क्लॉजेस हैं वो खंड है, 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार है। 16 के भी इसी प्रकार बताए थे मैंने, 1 2 3 4 5 6। उसी प्रकार आपको बता देता हूं कि आर्टिकल 19 के भी क्लॉजेस कितने हैं, 6 हैं, जिसमें आर्टिकल 19 एक का एक अलग रूप है, 19 2 से 6 का एक अलग रूप है। इसमें देखो मैं आपको बताता हूं, जो अपना आर्टिकल 19 एक है, ये 19 एक आपको कहता है ये किसके लिए है, ये है सिटीजन्स के लिए। आपको याद रखना पड़ेगा किसके लिए, सिटीजन्स के लिए, अर्थात नागरिकों के लिए या व्यक्तियों के लिए। इसमें कुछ नागरिकों के लिए, कुछ व्यक्तियों के लिए। तो ये जो सिटीजन्स के लिए 19 एक तो कहता है कि ये हमें यहाँ पर नागरिकों को छूट प्रदान करता है। एक तरह से मैंने जो आपको बात बताई थी ना कि मौलिक अधिकार क्या है, राज्य के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, तो वो नागरिकों को संरक्षण देता है स्वतंत्रता का 19 एक में। लेकिन अगर 19 2 से 6 की बात करें तो ये किसके हित में है, राज्य के हित में। अर्थात आपको याद रखना पड़ेगा ये किसके हित में है, स्टेट के हित में। ये आपको याद रखने का सिटीजन और ये स्टेट के लिए। अर्थात देखिए इसमें क्लियरली कहा गया है कि अगर राज्य चाहे तो जो ये आपके मौलिक अधिकार हैं इनके ऊपर अनुच्छेद 2 से 6 के अंतर्गत युक्ति युक्त निर्बंधन, यह आपको याद रखना पड़ेगा, युक्ति युक्त निर्बंधन राज्य आप इसके ऊपर लगा सकता है। अब ये युक्ति युक्त निर्बंधन क्या चीज है, आपको याद रखना पड़ेगा रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। ये याद रखना पड़ेगा कि राज्य जो है आपके आर्टिकल 19 एक के अधिकारों पर, जो किनको मिले हैं, नागरिकों को मिले हैं, इन पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, अर्थात युक्ति युक्त निर्बंधन लगा सकता है। अब पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, ये युक्ति युक्त निर्बंधन है क्या चीज। बेसिकली बात आप ये समझ सकते हैं एक छोटे रूप में, मैं अपने शब्दों में आपको क्लियर करता हूं कि जैसे कि मान लीजिए जो आपके मौलिक अधिकार है जितने भी आपके, कहते हैं बोलने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत में किसी भी जगह भ्रमण की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता, या फिर आजीविका
टीका चलाने की स्वतंत्रता, ठीक है। ये जितने भी आपके मौलिक अधिकार 19 में लिखे हैं, ये सब जो है आत्यांतिक हैं, अर्थात ये असीमित नहीं है। राज्य कुछ विशेष कारणों से इस पर क्या कर सकता है, रोक लगा सकता है। और वो कारण क्या है, उनकी चर्चा हम साथ के साथ करते जाएंगे। जैसे जैसे हम आर्टिकल 19 के पार्ट समझेंगे वैसे वैसे उसकी चर्चा हम करते जाएंगे। तो राज्य उन कारणों पर, वैसे आपको बता देता हूं कुछ चीजें, संप्रभुता सॉवरेनिटी है, इंटीग्रिटी, देश की अखंडता होगी, पब्लिक ऑर्डर, भाई लोक व्यवस्था के तहत इन सभी चीजों पर युक्ति युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है। तो आपके सामने आर्टिकल 19 के दो पहलू है, एक कहता है आर्टिकल 19(1) और दूसरा कहता है आर्टिकल 19(2) से लेकर 19(6) तक, जिसमें ये किसको प्राप्त है, नागरिकों को, और ये प्राप्त किसको है, राज्य को प्राप्त है। राज्य उस पर रीजनेबल रूप से रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, ऐसे रिस्ट्रिक्शन जो कोर्ट की नजर में रीजनेबल हो, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई देखो, मैं आपको एक बेसिक बात और बता देता हूं कि जो आपके आर्टिकल है ना, वो असीमित इसलिए नहीं हो सकते कि घूमने की स्वतंत्रता का एक एग्जांपल अपने बेसिक बातों में कर लेते हैं। एक एग्जांपल दे देता हूं जो अभी हाल ही में चल रहा है कि आपके आर्टिकल 19 के अंदर घूमने की स्वतंत्रता है, आबाद रूप से कहीं भी घूम सकते हो। लेकिन आपको पता है कि लॉकडाउन के चलते, अपने स्वास्थ्य के चलते, इस वक्त क्या है कि भारत के जो हालात थे, जो स्वास्थ्य के कारणों से क्या कर दिया, उस पर घूमने फिरने पर रोक लगा दी कि आप अभी अदर स्टेट में नहीं जा सकते, वहां पर घूमने के प्रयोजन से नहीं जा सकते, कोई इमरजेंसी आपातकाल है तो जा सकते हो। तो वो देखा जाए तो एक तरह से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि वो सरकार ने किस लिए किया, राज्य ने किस लिए किया, आपके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए। अब देखा जाए तो ये चीज जो है ये जरूरी भी है। आप ये नहीं कह सकते मेरा आर्टिकल 19(1) का हनन हो रहा है क्योंकि मुझे घूमने की स्वतंत्रता है, तो कोर्ट के सामने ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये 19(2) से 6 की पावर राज्य को प्राप्त है और आर्टिकल 19 वाली किनको है, नागरिकों को प्राप्त है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज यहां पर क्लियर हो जाती है। इसके बाद देखिए दूसरे अपने बात करते हैं आर्टिकल 19 के अंदर अधिकारों की। देखिए जो अपने रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की जो मैंने अभी आपको बात की थी, एक महत्वपूर्ण मामला था, आपने शायद, मैंने आपको पिछली क्लासेस में बता भी चुका हूं, ए गोपालन बनाम मद्रास राज्य। ए गोपालन बनाम मद्रास राज्यवाद एक महत्वपूर्ण बात था, जिसकी चर्चा हम पुराने जितने भी हमारे अगर बात करते हैं, जितने भी मैंने आपको क्लासेस करवाई हैं मौलिक अधिकार में, उसमें मैं चर्चा कर चुका हूं, जिसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और बाद में इन्होंने कोर्ट से कहा था कि मुझे मेरे आर्टिकल 19 का हनन हुआ है, आर्टिकल 21 का हनन हुआ है, आर्टिकल 14 का हनन हुआ है, इसलिए इन्होंने बताया था। तो इस एक्ट के अंतर्गत आपको एक बात और बता देता हूं, इस वाद के अंदर क्या हुआ था, जो अपने न्यायाधिपति जो थे पतंजलि शास्त्री, श्री पतंजलि शास्त्री ने क्या बोला था कि जो आपके आर्टिकल 19(2) से लेकर 19(6) में जो आपके युक्ति युक्त निर्बंधन है, इसके बारे में इन्होंने कुछ कहना चाहा था। वो स्टेटमेंट आपको बताता हूं क्या है। उन्होंने कहा था कि हम मानते हैं नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त है स्वतंत्रता के, लेकिन जो है ना ये स्वतंत्रता के अधिकार, लोगों को खुद को इसका एक सिस्टम को समझना चाहिए, ठीक है। लोगों को इन अधिकारों का आदर करना चाहिए, लोगों को स्थितियों का आदर करना चाहिए। ये सभी बातें क्या है कि एक तरह से कहते हैं मानवता होना, ये लोगों में भी बसनी चाहिए मानवता, इसीलिए कि लोग जो है सिस्टम का पालन करें, सिस्टम का आदर करें, इसीलिए 19(2) से 19(6) में युक्ति युक्त निर्बंधन होना जरूरी है, नहीं तो ये अधिकार 19 वाले क्या हो जाएंगे, असीमित हो जाएंगे और इससे क्या है आगे चल के नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए ए गोपालन बनाम मद्रास राज्यवाद में जो अपने न्यायाधिपति श्री पतंजलि शास्त्री थे, उन्होंने बोला था कि 19(2) से 19(6) के बीच में युक्ति युक्त जो अपने ये कहते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है जो अपने लगाया गया है, वो बिल्कुल क्या है, सही है, ठीक है। तो ये आपके ए गोपालनवाद में कहा गया था। दूसरा देखते हैं, अगर अपने बात करते हैं, अगर आर्टिकल 19 को शुरू करते हैं, देखिए अगर आर्टिकल 19 को शुरू करें हम, तो 19 के अंतर्गत मैं आपको बता देता हूं, पहले थी 7 स्वतंत्रताएं। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में स्कूल लेक्चर परीक्षा हुई थी, उसके अंदर पूछा गया था कि मूल रूप से आर्टिकल 19 में कितनी स्वतंत्रताएं थी। तो कुछ स्टूडेंट्स ने ये समझ लिया था कि जो ये क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, वो ये पूछना चाह रहे हैं कि मूल रूप से कितने अपने मौलिक अधिकार है। तो आपको बता देता हूं, लेकिन उन्होंने ये पूछा था 19(1) में कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। तो ये आर्टिकल 19 का कौन सा चरण है, 1। 19(1) में कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। देखो पहले इसमें होती थी 7,
लेकिन बाद में 44वें संशोधन में संपत्ति की धारा हट गई थी, 19(1) च को हटा दिया गया था। इसीलिए आप याद रखेंगे कि वर्तमान इसमें कितनी है, छह प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, 6 प्रकार की फ्रीडम है। सबसे पहले हम अगर बात करते हैं 19(1) क, देखो ये कहता है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अगर हम बात करते हैं वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की, ठीक है, अब देखिए वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या होती है, मैं आपको बता देता हूं। जनरली जो इसकी थ्योरी है वो कहता है वाक मतलब वो कहता है बोलने की स्वतंत्रता, अपने को भाषणबाजी की स्वतंत्रता, ठीक है, इसके अंतर्गत। लेकिन अभिव्यक्ति शब्द अगर हम डिफाइन करें तो इसको डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि संविधान जो है अभिव्यक्ति शब्द को डिफाइन तो कर नहीं रहा कहीं भी कि अभिव्यक्ति क्या है। अभिव्यक्ति में बहुत सारी चीजें आती है। ये अभिव्यक्ति शब्द कब सामने आता है, जब कोर्ट में कोई मुद्दा चला जाता है, तब कोर्ट प्रूव करता है कि ये तो आपकी अभिव्यक्ति है, एक्सप्रेस करना, ठीक है। तो वो एक्सप्रेस करना होता है अपने विचारों को, अपने भावों को, अपनी स्वतंत्रताओं को, तो उसे कहते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और ये अभिव्यक्ति कोई एक तरह की नहीं हो सकती, बहुत तरह की हो सकती है। तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंदर क्या क्या आता है, बहुत सारी, इसके अंदर इतने वाद हैं कि महत्वपूर्ण वाद तो आपको बता देता हूं, 4 से 5 महत्वपूर्ण वाद है, लेकिन इसमें इतने सारे वाद हैं कि आपको खाली है ना, अगर हम बात करें वाक और अभिव्यक्ति के बारे में, तो खाली ये नहीं है कि आपको बोलने की स्वतंत्रता है, भाषण की, बहुत सारे चुप रहने का अधिकार भी इसमें आता है कि भाई चुप रहने का, आपके सूचना का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का, जानने का अधिकार जो है वो भी इसी में आता है। आपके जो कहते हैं कि वाक और अभिव्यक्ति में झंडा फहराने का अधिकार, ध्वज फहराने का अधिकार भी किसमें आता है, वाक और अभिव्यक्ति में आता है। इसके अलावा जो आपके प्रेस की स्वतंत्रता, जो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और मैं आपको वाद के जरिए ये डिस्क्राइब भी करूंगा कि आपके प्रेस की स्वतंत्रता भी आर्टिकल 19 में ही आती है। तो इस प्रकार में जो अभिव्यक्ति शब्द है ना, अपने आप में बहुत गहरा शब्द है, बहुत डेप्थ में है, तो इसको समझने के लिए हमें कुछ वाद पर ध्यान देना होगा। देखिए वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत अगर मैं बात करता हूं, पहली बात तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ध्वज फहराने का अधिकार, आप याद रखेंगे पहला वाद कौन सा है, ध्वज फहराने का अधिकार। मैं लास्ट में सारे लिख दूंगा, फिलहाल आप एक बार समझ लीजिए कि ये वाद क्या है। देखो ध्वज फहराने का जो अधिकार है, ये एक्चुअल में था, मामला कौन सा था वो बता देता हूं आपको। ये आरएस परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं, नवीन जिंदल बनाम भारत संघ मामला। अब देखो नवीन जिंदल बनाम जो पिटिशनर था, इसने क्या किया था, अपने कारखाने में, फैक्ट्री जहां पर इसकी थी, ऑफिस के बाहर इसने ध्वज लहराया था। अब सामान्य अगर कोर्ट की स्थिति में देखें तो कोर्ट तो ये बात जनरली बोलता है कि आप लोग ध्वज फहरा सकते हैं, क्योंकि इस बहाने, इस जरिए आप क्या करते हैं कि अपनी राष्ट्रीयता दिखाना चाहते हैं कि आपको राष्ट्र प्रेम है, तो क्या बुराई है ध्वज फहराने के अंतर्गत। तो ये बात तो बिल्कुल सही थी, लेकिन जब इनके झंडे फहराने को अवैध ठहराया गया, तब इन्होंने दावा किया कोर्ट में। भाई नवीन जिंदल ने बनाम भारत संघ मामले कोर्ट में जब गया, तो इसके अंदर एक्चुअल में प्रॉब्लम ये थी कि कोर्ट ने ये तो निर्धारित कर दिया कि आप झंडा फहराने, कोई भी व्यक्ति अपने घर पे झंडा फहराने का अधिकार रखता है, लेकिन जो सरकार ने रोक लगाई थी, जो इंडियन जो फ्लैग कोड है उसके तहत उन्होंने इस पे कुछ रूल्स, जो इंडियन फ्लैग कोड के रूल्स हमें सारे आने चाहिए। अगर मान लीजिए आप इंडियन फ्लैग कोड का पालन नहीं करते, तो वो आपका जो तरीका है वो इलीगल हो सकता है, मतलब उसको वो अवैध बताया जा सकता है। तो सरकार ने बोला कि किसी भी व्यक्ति को ध्वज फहराने का अधिकार जो है वो आर्टिकल 19(1) के अंदर अभिव्यक्ति की श्रेणी में आता है। ये उसकी अभिव्यक्ति है, वो झंडा फहरा सकता है, इसकी उसे स्वतंत्रता रहेगी अभिव्यक्ति की। लेकिन जो इनको मना किया गया था वो इंडियन फ्लैग कोड के तहत वो अवैध बताया गया था। इसीलिए नवीन जिंदल बनाम भारत संघ मामले में क्लियर कर दिया कोर्ट ने कि आपको जो झंडा फहराने, ध्वज फहराने का अधिकार है वो आपके किस में आता है, आर्टिकल 19(1) में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आता है। देखो नेक्स्ट इसके अंतर्गत दूसरा वाद आपको बता देता हूं क्या है। दूसरा वाद है बिजॉय इमैनुअल बनाम केरल राज्यवाद। ये समझना होगा, इमैनुअल बनाम केरल राज्यवाद। देखो बहुत ही अच्छा वाद था, एक्चुअल में इसमें कुछ स्वतंत्रता का हनन हुआ था। ये इसमें संविधान को कहा जाता है चुप रहने का अधिकार।
आर्टिकल 19(1) में क्या कहा जाता है कि इसे क्या बोला जाता है, चुप रहने का अधिकार। तो चुप रहने का अधिकार देखिए किस तरह है, आपको बता देता हूं। देखो बिजोय इमैनुअल की बात करते हैं अगर हम, विजय ये जो शब्द है इमैनुअल, इसको शॉर्ट में भी बोलते हैं इमैनुअल बनाम केरल राज्यवाद में चुप रहने का अधिकार दिया गया, प्रतिपादित किया गया। इस मामले में क्या हुआ था आपको बता देता हूं। केरल की एक घटना है, एक हाई स्कूल की घटना है। उस स्कूल के अंतर्गत क्या होता है, जेहोवा बिलीफ के कुछ बच्चे थे, ठीक है, जेहोवा बिलीफ के जो कुछ स्टूडेंट्स थे, जब असेंबली के अंतर्गत नेशनल एंथम शुरू हुआ तब वो क्या हो गए, वो सम्मानपूर्वक खड़े तो हो गए उस पे, लेकिन क्या हुआ वो बोल नहीं रहे थे उसको। तो उसके बाद क्या हुआ, जब ये बात कहते हैं मिस्ट्रेस वहाँ पे प्रिंसिपल जो थी उनके द्वारा देखा गया, तो उन्होंने क्या कर दिया, उनके खिलाफ उनके अगेंस्ट एक्शन ले लिया कि आप जो नेशनल एंथम पर क्या थे, चुप थे और आपको बोलना चाहिए था। अब वो जेहोवा बिलीफ के जो लोग हैं वो अपने धर्म का पालन करते होंगे, अपने धर्म के लिए वो बहुत आदर करते हैं, दूसरों के धर्म का भी आदर करते हैं। तो मानना ये था, जब ये मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट ने ये बोला कि जब नेशनल एंथम चल रहा था, आपको बता देता हूं उस समय नेशनल एंथम पे अपने कहते हैं सम्मानपूर्वक खड़े होना जरूरी है, ठीक है। तो जब नेशनल एंथम चल रहा था उस समय इन्होंने नेशनल ऑनर एक्ट 1971, तो आपको याद रखना पड़ेगा नेशनल ऑनर एक्ट 1971 का पालन इन्होंने किया है सम्मानपूर्वक खड़े होकर। और अगर वो नहीं बोलना चाहते, वो जेहोवा बिलीव के थे, इसलिए अगर वो नहीं बोलना चाहते तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी, उन्हें चुप रहने का अधिकार है, क्योंकि वो उसकी किस में आता है, स्वतंत्रता अभिव्यक्ति में आता है। इसीलिए बिजोय इमैनुअल बनाम केरल राज्यवाद में कोर्ट ने निर्धारित किया कि किसी व्यक्ति को चुप रहने का अधिकार भी है। इसी लेकिन आपको बता देता हूं उन्होंने सम्मानपूर्वक वो खड़े हुए थे। हालांकि आपको बता देता हूं ये जो पिछले दिनों अपने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जो अपने फिल्म देखने जाते हैं थिएटर में और अपने को राष्ट्रगान पे खड़े होना जरूरी है, वो हम सम्मानपूर्वक खड़े होते हैं, लेकिन वही था कि बोलना कोई आवश्यक नहीं था, लेकिन नेशनल ऑनर एक्ट के तहत 1971 के तहत उन्होंने सम्मानपूर्वक उस पर खड़े हुए थे, लेकिन उनको चुप रहने का अधिकार था। ये दूसरा बात था, ये आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। तीसरा अगर हम बात करते हैं, देखिए अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये तो आपको देता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब एक बात आपको बता देता हूं, आर्टिकल 19(1) के अंदर एक चर्चा होती है प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, और इसके बाद हम बात करेंगे विज्ञापन की स्वतंत्रता, क्योंकि अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसे कहा जाता है, विज्ञापन को, ठीक है। तो आप समझिए ध्यान से, प्रेस की स्वतंत्रता। जब हमारा संविधान बना था उस समय क्या हुआ था, प्रेस की स्वतंत्रता की जब बात आई आर्टिकल 19 के तहत, तो B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जिन्हें संविधान निर्माता कहा जाता है, वो इस चीज के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने कहा था कि प्रेस को कोई विशेष स्वतंत्रता देने की जरूरत नहीं है। जबकि अगर बात करें केटी शाह जो थे संविधान सभा में, वो ये चाहते थे, वो हिमायती थे कि प्रेस को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। अब प्रेस की स्वतंत्रता भारत की आर्टिकल 19(1) के तहत एक वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आती है। इससे जुड़े हुए एक बहुत महत्वपूर्ण मामले हैं। मैं आपको इसके बारे में दो मामले बताता हूं। दो वाद हुए थे, फेमस वाद। पहला वाद था ब्रजभूषण बनाम दिल्ली राज्य, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ब्रजभूषण बनाम दिल्ली राज्यवाद। अब देखो ब्रजभूषण ये 1950 का है, वैसे टाइम का पूछते नहीं है, पर आपको बता देता हूं। आपका ऐसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा मामला प्रेस से संबंधित है, या ब्रजभूषण बनाम दिल्ली राज्यवाद कब, ये किससे संबंधित है, प्रेस की स्वतंत्रता से। देखो आपको बता देता हूं, आजादी के जस्ट कुछ समय की बात है भाई, 47 में हमें आजादी मिली थी और 1950 की बात है। इस समय क्या हुआ था, दिल्ली के अंतर्गत कमिश्नर द्वारा एक आदेश जारी किया गया था। उस आदेश के अंदर यह था कि जो जितने भी लोकल कोई न्यूज एजेंसी थी, कोई पत्रकार मतलब कोई प्रेस था, वो प्रेस क्या है कि जब वो अखबार निकालता था तो उसके ऊपर कहते थे कि जो आप हाल ही में हुए हैं, अपने पार्टीशन हुआ है, तो आप इससे रिलेटेड जो व्यंग्य बनाते हैं और बनाते हैं, जितने भी आप काम करते हैं जो आपको सरकारी न्यूज एजेंसियां प्रदान नहीं करती है, वो वाली चीजें जो आप छापते हैं, वो पहले छापने से पहले आपको एक बार दिखाना पड़ेगा, ठीक है। एक समिति को हमें दिखाना पड़ेगा उसको, और उसके बाद आप उसको छापेंगे। तो मामला चला गया कोर्ट के अंदर, और दिल्ली राज्यवाद में जब कोर्ट में गया तो न्यायालय ने ये निर्धारित किया कि जो ब्रजभूषण बनाम जो मामले पिटिशनर ने जब कहा, उस समय दिल्ली कोर्ट ने यह निर्धारित किया
कि जो मामला ये प्रेस का मामला है ये उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। इसमें पहले आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, इसमें इस प्रकार का तो कोई कानून ही नहीं हो सकता कि पहले आपको दिखाएं, आपसे अप्रूव कराएं और बाद में वो अखबार में छापे। तो इस तरह का अगर अपने अधिकार लगाते हैं तो वो क्या हो गया, एक तरह से निर्बंधन लगाना हो जाता है। मेरी बात समझे आप? तो इस प्रकार कोई युक्तियुक्त निर्बंधन नहीं लगाया जा सकता। तो उस आदेश को, जो कमिश्नर द्वारा आदेश दिया गया था, उसको इस वाद में क्या घोषित कर दिया, अवैध व असंवैधानिक घोषित कर दिया उस आदेश को। इसमें कहा गया कि आपको प्रेस की पूरी स्वतंत्रता है, आप जो भी चीज छापते हैं, किसी प्रकार के व्यंग्य या उस समय की जो अपने पार्टीशन से संबंधित सूचनाएं थी, जो भी मतलब खबरें थी, उनको छापते हैं, तो ये बिल्कुल लीगल है, ये प्रेस की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बाद अगर आपके सामने बात करता हूं प्रेस की स्वतंत्रता से रिलेटेड, तो एक बहुत ही फेमस वाद था, आपको बता देता हूं, साकल पेपर्स लिमिटेड वाद। ये आपको पढ़ना पड़ेगा, साकल पेपर्स लिमिटेड वाद बनाम भारत संघ। देखो, साकल पेपर्स लिमिटेड बनाम भारत संघ, ये क्या मामला था, सुनिए ध्यान से। देखिए, जो अपने पेपर्स के जो अधिनियम होते हैं, ये एजेंसियों के जो भी मतलब प्रेस के जो अधिनियम होते हैं, उस अधिनियम के तहत क्या हुआ था साकल पेपर्स बनाम इस मामले में, कि जो प्रेस का जो अखबार का जो मूल्य था ना, वो कहते हैं कि इसके अंतर्गत आप मूल्य तो बढ़ा सकते हो अखबार का, लेकिन जो इसके पृष्ठों की संख्या है ना, वो उन्होंने निर्धारित की थी, जैसे 10 पेज निर्धारित की, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। अब उन्होंने कहा कि इस नियम के तहत, इस नियम का क्या किया गया, विरोध किया, और इस मामला कौन सा गया, साकल पेपर्स लिमिटेड बनाम भारत संघ मामला। बिल्कुल सही है, देखो मामला ये इनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये कुछ भी कर सकता है। अब देखो, अधिनियम के तहत सरकार ने क्या बोला कि हमने इसलिए इस चीज पर रोक लगाई। मेरी बात आप समझ गए कि मूल्य तो आप अखबार का बढ़ा दो, 1 रुपए, 1.5 रुपए, पौने 2 रुपए, 2 रुपए, 2.5 रुपए, उस समय तो देखो कितना जो मूल्य था अखबार का, लेकिन वो कहते पृष्ठों की संख्या नहीं बढ़ा सकते आप। अगर आप पेजेस की संख्या नहीं बढ़ा सकते तो उसका एक तरह से अपने क्या कहेंगे, आज मान लो ऐसा हो जाता है तो अपने क्या कहेंगे कि अखबार का रेट बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन इन्होंने क्या है, पेज उतने ही रखे हैं। इसका मतलब क्या है कि एक तरह से हमें ठग रहे हैं। इस प्रकार के मामले जो लोग हैं वो आलोचना करते हैं। तो उसमें सरकार ने बोला कि हम चाहते हैं कि फालतू की खबरें ना छपे, विज्ञापन ना छपे फालतू के, ठीक है, और जो भी विचार है सीमित रहे, और कंपटीशन जो है ना उसको ज्यादा बढ़ावा ना मिले, ये नॉर्मल रहे। सरकार ने अपने तथ्य रखे, जिसको कोर्ट ने अवैध करार दे दिया। कोर्ट कहता कि ये उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। ये उनकी कौन सी स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता में आता है कि अगर वो मूल्य बढ़ा दें, एक तरह से देखें, मूल्य बढ़ा दें और पेज कम रखें, तो अपने अखबार की बिक्री कम हो जाएगी देखा जाए तो एक तरह से डायरेक्ट ये पेपर वालों का नुकसान है। इसीलिए साकर पेपर्स लिमिटेड बनाम भारत संघ मामले में क्लियरली कोर्ट ने बोला कि प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19(1) क में है, इसीलिए उनको मूलभूत रूप से मिलनी चाहिए, और जो उस अधिनियम का जो ऑर्डर था वो उसको क्या कर दिया, अवैध घोषित कर दिया गया। तो ये दो वाद आपके किससे जुड़े हुए थे, प्रेस की स्वतंत्रता से। अब देखो, अगर अपने कहते हैं भाषण की स्वतंत्रता की बात करते हैं, भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की, कि भाषण की स्वतंत्रता भी इसी अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। देखो, भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी समूह को भाषण का अधिकार रहेगा आर्टिकल 19(1) क्या के अंतर्गत। अब ये भाषण के द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है, आपको बता देता हूं, इसके अंदर एक था कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जुड़ा हुआ बहुत अच्छा मामला था। अगर हम बात करते हैं, एक मामला तो था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, जो मामले का नाम था सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग बनाम क्रिकेट एसोसिएशन 1995। तो आप याद रखेंगे इसमें कौन सा मामला था, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये जो मामला था ब्रॉडकास्टिंग से संबंधित था, ठीक है, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट, ठीक है। ये बनाम किसका था, जो अपने क्रिकेट एसोसिएशन है, 1995 का बात था। ये क्रिकेट एसोसिएशन का बाद आपको बताता हूं कैसे बढ़ा, कि एक्चुअल में कुछ क्रिकेट मैच होने थे अलग अलग देशों में, उनका लाइव प्रसारण हो रहा था। तो दूरदर्शन को ये बोला गया कि आप जितने भी है ना लाइव टेलीकास्ट है वो आप करेंगे, और उनका जो है ना अधिकार जो है, उनके रेट वगैरह फिक्स हो गए, जो मूल्य वगैरह जो बात थी, कमीशन था, सब फिक्स हो गया। उन्होंने कहा आप ब्रॉडकास्ट करेंगे और आप इनके जो है ना
वो अधिकार हमें दे दें, ये बात कही गई थी इसके द्वारा, ठीक है, क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा। लेकिन क्या होता है, सरकार ने इसमें बीच में टांग अड़ाई। किस प्रकार? उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रसारित करने से मना कर दिया कि हम ये प्रसारण नहीं करेंगे। तब उन्होंने बोला कि जब सरकार के पास ये निर्णय लेकर गए तो सरकार ने बोल दिया कि इस प्रकार हम कैसे कर सकते हैं भाई, ये तो प्रसारण जो है ये सरकार की पावर है। तब उन्होंने कोर्ट ने, जो बंगाल का कोर्ट था, उन्होंने क्लियर कह दिया कि आप इस प्रकार का कोई भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि जो अपने क्रिकेट जो है ना, क्रिकेट देखना, मैच देखना एक अभिव्यक्ति है हमारी, तो ये अभिव्यक्ति के अंतर्गत आता है और आप इसके जो टेलीकास्ट पर रोक नहीं लगा सकते वाया दूरदर्शन। हाँ, ये कर सकते हो कि जो अपने भारत से बाहर अगर किसी और देशों में अगर ये हो रहा है टेलीकास्ट, तो उसको कोई और चैनल दिखा देगा, लेकिन यहाँ पर आप ये दूरदर्शन पर रोक नहीं लगा सकते। तो एक तरह से कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पक्ष में सरकार ने आर्टिकल 19(1) के संबंध में इसको सकारात्मक माना था और ये एक तरह से कहते हैं कि क्रिकेट एसोसिएशन जो थी वो ये वाद जीत गई थी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, तो एक और वाद है जो आप अपने कह सकते हैं विज्ञापन से संबंधित भी बोल सकते हैं उसको। ये था टाटा प्रेस लिमिटेड। टाटा प्रेस लिमिटेड ये महानगर टेलीफोन वाला वाद था बनाम महानगर टेलीफोन अधिनियम, ठीक है, बनाम महानगर टेलीफोन अधिनियम। देखो, टाटा प्रेस लिमिटेड बनाम महानगर टेलीफोन अधिनियम, ये वाद क्या था मैं आपको जनरली बता देता हूं। इसके अंतर्गत मुद्दा हुआ था विज्ञापन का, कि क्या किसी को विज्ञापन से कमाने का अधिकार है क्या, ये वाद था मेनली। तो अब मैंने अभी आपको बताया कि विज्ञापन जो है वो अपने क्या अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अगर वो कहते हैं बैकबोन है एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट के बिना हमें पता कैसे चलेगा कौन सी चीज मार्केट में कैसे आई है। अब तो अपने पास जैसे सोशल मीडिया के बहुत सारे साधन हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बहुत सारे साधन हैं, उस समय नहीं हुआ करते थे। तो अगर मान लीजिए, आपको पता है जनरली एक घर में एक टीवी होना भी मुश्किल था उस समय, तो अगर जिनके एक टीवी है एक घर में और वो विज्ञापन देखते हैं, तो विज्ञापन तो एक बहुत बढ़िया बात है ना। तो इसीलिए क्या था कि जो टेलीफोन, महानगर टेलीफोन कंपनी थी, अपने जितने भी डायरेक्टरी के काम करती थी ये खुद करती थी। मतलब जो फोन लिस्ट वगैरह जो होते हैं ना, ग्राहकों की सूची होती है जितने भी, वो ये सारे काम खुद ही करती थी, प्रिंटिंग का काम खुद ही करती थी। लेकिन हुआ ये कि इस बार इन्होंने सोचा कि अपना काम है वो किसी बाहर की संस्था से करवाएं, अर्थात बाहर की किसी कंपनी से कराएं। ये काम किसे सौंपा गया? टाटा प्रेस को, टाटा प्रेस लिमिटेड को। अब क्या हुआ कि उसके अंतर्गत डायरेक्टरी के अंदर दो तरह के पेज थे, एक सफेद पेज और एक पीले पेज। उन्होंने कहा कि जो सफेद पेज है उस पे तो ग्राहकों की सूची रहेगी, ठीक है, जितने भी अपने उनके आइडेंटिटी, उनके फोन नंबर रहेंगे डायरेक्टरी के अंदर, और जो येलो पेज है इसके अंतर्गत, पीले पेज है, उस पे अपने क्या कर देंगे, एडवर्टाइजमेंट कर देंगे, विज्ञापन दे देंगे, ठीक है। अब ये काम शुरू हो गया और इसके बाद सरकार ने इसका विरोध किया कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं भाई, आप ये काम कर ही नहीं सकते भाई। टेलीफोन महानगर टेलीफोन जो है, कहते हैं आपके एक्ट के जरिए आप ये काम नहीं कर सकते। तब कोर्ट ने इस पर अपना फैसला ये दिया कि जो विज्ञापन जो है वो अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है, आप इसका प्रयोग बिल्कुल कर सकते हैं। उन्होंने जो भी इसके खिलाफ जो मामला दर्ज हुआ था उसको अवैध बताया कि आप अगर सफेद पेज पे ग्राहकों की सूची देना चाहते हैं और पीले पेज पे एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं तो इसमें क्या बुराई है। विज्ञापन तो अर्थव्यवस्था का आधार है और ये जरूरी है कि जहां कहां हो सके आप विज्ञापन ज्यादा से ज्यादा दे सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत विज्ञापन वह कहते हैं अर्थव्यवस्था के लिए विज्ञापन का जो स्वतंत्रता है या भाषण की स्वतंत्रता है वो आर्टिकल इसी में आता है, इसी मामले में आता है, टाटा प्रेस लिमिटेड बनाम महानगर टेलीफोन। अब देखो, आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत वाक और अभिव्यक्ति में जितनी भी स्वतंत्रताएं थी उससे जुड़े वाद थे, मैंने आपको बताए। अब आपको बता देता हूं आर्टिकल 19 में कौन कौन से वाद हैं जो आते हैं, जनरली आपको बता देता हूं, परीक्षा पूछ सकते हैं। जैसे कि नकारात्मक मतदान का अधिकार, नोटा जिसे कहते हैं ना, अपने नोटा का बटन दबाते हैं कि अगर अपने को कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है चुनाव के अंदर, नन ऑफ दीज अबव, तो अपने क्या करते हैं, नोटा का बटन दबा सकते हैं, ठीक है। तो ये नोटा का अधिकार जो है ये हमारी अभिव्यक्ति के अंतर्गत आता है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये नोटा का जो अधिकार है आर्टिकल 19(1) क्या के अंतर आता है। दूसरा, यदि हम बात करते हैं सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, इसे हम कहते हैं जानने का अधिकार भी कह सकते हैं। कोई भी चीज है जो उसको हम जानना चाहते हैं तो वो सूचना का अधिकार आता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा जानने का अधिकार। तीसरा, अगर आपको मैंने बताया था जैसे चुप रहने का अधिकार, शांत रहने का अधिकार, किसमें आता है, आर्टिकल 19(1) क्या के अंतर्गत। इसके अलावा राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार, अभी मैंने आपको नवीन जिंदल वाला मामला बताया था,
राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार 19(1) क्या के अंतर्गत। इसके अतिरिक्त प्रदर्शन व धरने का अधिकार। देखो अब आपको एक चीज और बता देता हूं, प्रदर्शन व धरने का अधिकार, ये बहुत अच्छा ये टर्म है। आपको किसी भी चीज के लिए प्रदर्शन धरने का अधिकार आर्टिकल 19(1) कह देता है, लेकिन संविधान का आर्टिकल 19(1) कह हड़ताल का अधिकार नहीं देता। हड़ताल शब्द इसमें नहीं आता। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा में आ सकता है। पहले आया हुआ है कि संविधान का आर्टिकल 19(1) स्वतंत्रता के किस अधिकार को नहीं देता। उत्तर में क्या लिखेंगे, हड़ताल। कि देखो प्रदर्शन कर आपको धरने देने का अधिकार है, वो एक कहते हैं कि जो टर्म आपकी है ना वो जायज होनी चाहिए। क्या आप प्रदर्शन कर रहे हैं तो वो एक तरह से शांतिपूर्ण होता है, लेकिन जब वो हड़ताल जो होती है वो कब हिंसक रूप ले ले इसका पता नहीं चलता। इसीलिए न्यायालय ने क्लियर कह दिया था कि आपको इसके अंतर्गत हड़ताल का अधिकार नहीं है। तो आप याद रखेंगे आर्टिकल 19 में आपको कौन कौन से अधिकार है। नकारात्मक मतदान का अधिकार, सूचना जानने का अधिकार, चुप रहने का अधिकार, राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार, प्रदर्शन धरने का अधिकार, विज्ञापन का अधिकार और प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस का अधिकार। ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, आर्टिकल 19(1) क्या में। अब मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 19(1) तो देता है हमको स्वतंत्रता सिटीजन्स को, और 19 जो है अपने मैंने बताया था 2 से 6 जो है वो रोक लगाते हैं। तो आर्टिकल 19(1) की जितनी भी स्वतंत्रता है उस पे आर्टिकल लगा 19(2) जो है वो उस पे युक्ति युक्त निर्बंधन लगाता है, अर्थात रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाता है। अब ये 19(2) हमें समझना पड़ेगा। ये जितनी प्रकार की स्वतंत्रताओं की हमने बात की है, इस पे आपको बता देता हूं 7 से 8 आधारों पे, लगभग 7-8 आधारों पे इस पे क्या किया जा सकता है, रोक लगाई जा सकती है। अब आपको याद रखना पड़ेगा 19(1) पर, ये देखिए 19(1) कै की बात कर रहा हूं मैं, 19(1) कै पर, ठीक है, क्योंकि 19(1) कै पे जो लगेगा वो 19(3) में लगेगा, 19(1) गै में लगेगा तो वो लगेगा 19(4) में लगेगा, इसीलिए आपको बता रहा हूं। तो 19(1) कै पर रोक लगाई जा सकती है 19(2) के अंतर्गत। वो क्या कारण है, मैंने आपको बताया सॉवरेनिटी, भारत की प्रभुता व अखंडता, पहली बात। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं राज्य की सुरक्षा, स्टेट की अपनी सिक्योरिटी के लिए हो सकता है, देश की सुरक्षा के लिए हो सकता है, राज्य की सुरक्षा के तहत ये रोक लगाई जा सकती है। तीसरा हम कर सकते हैं विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध, इन कारणों से भी आर्टिकल 19(1) कै के रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, युक्ति युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है। चौथी बात अगर हम करें लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर के कारण, ये आप समझना, लोक व्यवस्था के कारण, लोक व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, इसलिए आर्टिकल 19(2) में 19(1) कै पर युक्ति युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है। अगला कह सकते हैं मोरालिटी, जिसे आप कह सकते हैं सदाचार या शिष्टाचार, दोनों शब्द आ सकते हैं। सदाचार या शिष्टाचार के तहत क्या की जा सकती है, रोक लगाई जा सकती है। अगला कह सकता है न्यायालय का अवमान, अगर आप न्यायालय का अवमान करते हैं तो भी आर्टिकल 19(2) में रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है, आर्टिकल 19(2) द्वारा। अगला है मानहानि, अगर मानहानि का दावा किया जाए तो भी इस पे रोक लगाई जा सकती है। और लास्ट है इसके अंतर्गत अपराध उद्दीपन, अगर किसी तरह का अपराध पनपता है इस कारण से भी 19(1) कै पर रोक लगाई जा सकती है। तो आपके सामने है ये 8 कारण है कि इन 8 कारणों के कारण आर्टिकल 19(1) कै की स्वतंत्रताओं पर 19(2) द्वारा युक्ति युक्त निर्बंधन अर्थात रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है। भारत की प्रभुता व अखंडता आपको बता देता हूं, पहले तो ये वाले थे खाली राज्य की सुरक्षा, जो ये ना भारत की प्रभुता व अखंडता, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये 16वें संविधान संशोधन 1963 में जोड़ा गया था। ये टर्म आपको याद रखनी पड़ेगी कि भारत की जो प्रभुता व अखंडता है, जो अपने भारत की कहते हैं सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी, इसके आधार पे युक्ति युक्त निर्बंधन लग सकता है। ये कब जोड़ा गया था, 16वें संविधान संशोधन 1963 पे। तो आप ये 8 कारण याद रखेंगे, भारत की प्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, सदाचार शिष्टाचार, न्यायालय का अवमान करने पे, मानहानि होने पर और अपराध उद्दीपन होने पर राज्य इन पर युक्ति युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत है 19(1) है, देखिए नेक्स्ट आर्टिकल आता है 19(1) है, जो आपको कहता है
शांतिपूर्ण व निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। शांतिपूर्ण व निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, आपको सम्मेलन करने की पावर होगी, फ्रीडम होगी। आर्टिकल 19(1) ख के अंतर्गत आपको ये पावर होगी कि शांतिपूर्ण और निरायुध आप सम्मेलन कर सकते हो। राज्य इस पर सामान्यतः रोक नहीं लगाएगा, लेकिन राज्य इसके ऊपर आर्टिकल 19(3) के तहत, पहले 19(2) की बात की थी, अब 19(3) की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 19(3) के तहत इस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है दो कारणों से। एक तो भारत की प्रभुत्ता व अखंडता, वही अपनी सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी के कारण, दूसरा पब्लिक ऑर्डर के कारण, लोक व्यवस्था। इन दो कारणों से आपके शांति व निरायुध सम्मेलन पर रोक लगाई जा सकती है। देखो, ये जो शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन है, इसका कुछ आधार है। आधार का मतलब ये है, इसमें बहुत सारे आईपीसी अपने सेक्शन है और सीआरपीसी के जो दंड अपने संहिताएं हैं, उनके बारे में जिक्र है कि आप अगर आपका जो तरीका है शांतिपूर्ण, इसमें दो बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जो भी आप सम्मेलन करने जा रहे हैं, उसको एक तो सभा, जो भी सभा करने जा रहे हैं, एक तो सभा शांतिपूर्ण होनी चाहिए, जो कि शब्द लिखा है शांतिपूर्ण। दूसरा कहता है बिना हथियार के होनी चाहिए। ये दो बातें बहुत जरूरी है। अगर आपको बता देता हूं, पहली बात आपको बता देता हूं कि अगर आप किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुस जाते हैं, जबरदस्ती कहते हैं हम सभा करेंगे, ये करेंगे, या फिर आप किसी ऐसे दल में शामिल हो जाते हैं जो कह रहे हैं कि हम विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं, ठीक है, किसी की प्रॉपर्टी के अंदर हम विरोध करने जा रहे हैं, तो इस प्रकार आपको दंडित किया जाएगा। ये आपने क्या किया है, आर्टिकल 19(1) है ना, आपने एक तरह से कहते हैं इसका अपमान कर दिया इस आर्टिकल का। तो आपको स्वतंत्रता है शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन की, जो कि लीगल प्रोसेस से काम करनी चाहिए। तो ये आपको याद रखना चाहिए, ये इलीगल नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह से। ये अपने कई बार क्या होता है, बता रहा हूं ना आपको मैं, जैसे कोई लीगल प्रोसेस है, उस पर आप अगर कब्जा करना चाहेंगे तो आप पर क्या राज्य क्या लगाएगा, रोक लगाएगा। और राज्य ही नहीं, आपको बता देता हूं बहुत सारी चीजें इसके अंदर, जो पुलिस है वो एक्शन ले सकती है इसके ऊपर। मैंने बताया आईपीसी और सीआरपीसी के तहत आप पे एक्शन लिया जा सकता है। मान लीजिए अगर कोई सभा हो रही है, ठीक है, आपने अगर बात करते हैं आईपीसी सेक्शन 129 की, इंडियन पिनल कोड सेक्शन कौन सा है, 129। 129 क्या कहता है आपको बता देता हूं इसके बारे में। यह कहता है कि यदि कोई सभा, किसी प्रकार की सभा है, वो कहते हैं कि अगर हम कोई सभा करने वाले हैं देश के अंतर्गत, ठीक है, किसी भी जगह पर, अगर मान लीजिए उससे लगता है कि इस सभा से लोक शांति भंग हो सकती है, ठीक है, अगर लोक शांति इस सभा से भंग हो सकती है, तो पहले ही उस पर मजिस्ट्रेट क्या कर देगा, रोक लगा सकता है। ये आईपीसी सेक्शन जो है 129 जो अपने धारा 129 कहती है कि यदि कोई सभा होने वाली है और लगता है कि उस सभा से क्या हो सकता है, लोक शांति भंग हो सकती है। आपने सुना होगा कि किसी भी सभा, कोई रैली निकालना है, कोई जुलूस निकालना है, उससे पहले हमें क्या होता है, परमिट लेना पड़ता है कि इसका आपके पास क्या परमिट था। कई बार होता है कि बिना परमिट के कोई अपने रैली निकाल देता है, तो वो क्या, उसके ऊपर क्या होता है, केस दर्ज हो जाता है या फिर उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। वो रीजन यही रहता है कि पहले उसको सभा का नेचर जानते हैं। भाई मजिस्ट्रेट को पता तो होना चाहिए कि इसका नेचर क्या है, प्रकृति क्या है। अगर मान लीजिए आपकी सभा में कोई लोक शांति, ये देखो लोक व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। आर्टिकल 19(3) कहता है कि पब्लिक ऑर्डर के तहत इस पर रोक लगाई जा सकती है, इसीलिए लोक शांति। आईपीसी सेक्शन 129 कहता है कि यदि आपकी सभा से लोक शांति भंग हो सकती है तो उस पर क्या लगाई जा सकती है, रोक लगाई जा सकती है। मान लीजिए अगर फिर भी कोई ऐसी सभा है जिसमें क्या है कि लोक शांति भंग होने के आसार हो गए हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए लोक शांति भंग होने के आसार हो गए हैं, तो क्या है, वहां पर पुलिस पहुंच जाएगी और पुलिस आपको क्या करेगी, सीआरपीसी सेक्शन 129, ठीक है, पहले वो आपको क्या करेगी, सीआरपीसी सेक्शन 129 के तहत। अब ये दो तरह की होती है ना, अपने धाराएं भी दो तरह की है। एक तो ये इंडियन पिनल कोड की जो धाराएं हैं, दूसरा ये दंड वाली जो धाराएं हैं। सीआरपीसी की है वो दंड संहिता है, ठीक है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सीआरपीसी बनाया गया है। तो सीआरपीसी जो है 129 वो पहले क्या करेंगे, आपको कहेंगे कि आप पीछे हट जाएं, ठीक है, ये सभा जो है हम इस पर रोक लगा रहे हैं, आप क्या करें, पीछे हट जाएं। अगर मान लीजिए अगर आपको वार्निंग देने के बाद भी अगर आप पीछे नहीं हटते हैं, तो फिर वो क्या कर सकते हैं, इस पे आईपीसी सेक्शन 151, आईपीसी 151 के तहत, सेक्शन कौन सा, 151 के तहत वो क्या करेंगे, इसको मतलब रोक लगा सकते हैं, इसको पूर्णतः मतलब दबा सकते हैं, ये जो भी सभा हो रही है। और बेसिक से आपको पता है, एक आपने सुना होगा धारा 144,
वही 144। अगर धारा 144 की बात करें तो मजिस्ट्रेट किसी भी सभा को है ना पहले परमिशन उसकी बंद कर सकता है कि वो उसको परमिशन ना दे, किसी भी सभा को, किसी भी जुलूस को, अगर उसे लगे हालात नहीं है इस प्रकार के। क्योंकि हाल ही में अगर बात करें महामारी कोरोना की, तो उस समय क्या है कि आपको धारा 144 आपके जिलों में रही थी लगभग, और इस प्रकार की किसी भी सभा, क्योंकि उन्हें पता था मजिस्ट्रेट को कि 5 लोगों को इकट्ठा होना इस वक्त क्या है कि जोखिम है, कि भाई कोरोना से हमें क्या है सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। तो इस चक्कर में क्या है धारा 144 रही थी हर जिले में, तो धारा 144 पहले ही लगा देंगे अगर उन्हें लगता है कि धारा 144 के तहत वो आपको सभा की परमिशन नहीं देंगे। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि शांतिपूर्व निरायुध सम्मेलन है जिसपे आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। और ये भी मैंने बताया कि ये जो है असीमित नहीं है, इस पर युक्ति युक्त निर्बंधन लग सकता है 2 कारणों से, एक तो भारत की प्रभुता अखंडता और लोक व्यवस्था। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें करते हैं आर्टिकल 19(1) ग, संघ बनाने की स्वतंत्रता। देखिए अगला आर्टिकल इसके अंतर्गत है 19(1) ग। 19 का ही तीसरा सी कह लो या ग कह लो, संघ बनाने की स्वतंत्रता। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता देता हूं कि एक संशोधन हुआ था, वो आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। हालांकि वो संशोधन नीति निर्देशक तत्वों के लिए हुआ था, लेकिन नीति निर्देशक तत्व जो है वो लागू करने के लिए तो अपने मूल अधिकार बने हैं। मैंने आपको बताया 97 संशोधन 2012, तो आपको याद रखना पड़ेगा 97वां संविधान संशोधन 2012 जो कहता है सहकारी समितियों को प्रोत्साहन। राज्य क्या है, सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देगा, उनके उन्नयन के बारे में सोचेगा। तो सहकारी समितियां अपने आप में एक संघ है, इसीलिए ये आपका प्रश्न आ सकता है। वैसे तो आपको बता देता हूं ये आर्टिकल 43 ख के अंदर जुड़ा था, आपको बता देता हूं, परंतु आपको याद रखना पड़ेगा कि 97वां संविधान संशोधन 2012 कौन से मौलिक अधिकार पर प्रभाव डालता है, 19(1) ग पर, क्योंकि सहकारी समितियां अपने आप में क्या है, संघ है। तो आप याद रखेंगे इस संशोधन को कहां पर जगह मिली, 19(1) ग में। तो आपको किसी भी प्रकार की संघ बनाने की स्वतंत्रता होगी, यूनियन बनाने की स्वतंत्रता है भारत में। लेकिन आपको बता देता हूं कि जो कुछ बेल्ट की जॉब्स हैं जैसे पुलिस की, सेना की, उनको यूनियन बनाने की पावर्स नहीं है। उसके अतिरिक्त भारत में सभी जो जितने भी वर्ग हैं सबको यूनियन बनाने की स्वतंत्रता रहेगी। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अंतर्गत आपको बता देता हूं आर्टिकल 19(1) ग का अपवाद बता देता हूं। आर्टिकल 19(1) ग का अपवाद है आर्टिकल 19(4), ये भी आपको बता देता हूं। इस पर भी युक्ति युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है लोक व्यवस्था और नैतिकता के कारण। एक तो पब्लिक ऑर्डर हो गया, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बता दिया, लोक व्यवस्था, दूसरा मोरालिटी, नैतिकता। इन 2 कारणों से आपके संघ बनाने की स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सकती है। तो यह आर्टिकल 19(1) ग तीसरा है, 19(1) सी। इसके बाद अगर हम चौथा पढ़ते हैं आर्टिकल 19(1) घ। देखो आर्टिकल 19(1) ग क्या कहता है, भारत में अबाध रूप से कहीं भी संचरण या घूमने की स्वतंत्रता। देखो ये भी आपको बता देता हूं, इस पर भी युक्तियुक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है, अर्थात रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट इस पे लगा सकती है। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे घूमने का हर कहीं हक है। ये कुछ कारण है, जैसे वर्तमान अगर बात करें अभी कोरोना महामारी के कारण क्या है कि आपके घूमने पर रोक लगा दी गई, आर्टिकल 19(1) है। तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरे मौलिक अधिकार का हनन हो गया। इसके अंदर एक बहुत ही शानदार बात आपको बता देता हूं, अजय कानू बनाम भारत संघ मामला। ये अजय कानू बड़े शानदार चीज लगे मुझे, बनाम भारत संघ मामला। एक्चुअल में क्या हुआ था कि साउथ का एक मामला था, इसके अंतर्गत अजय कानू जो पिटिशनर दावा करते हैं कि हमने हेलमेट जो सरकार ने एक अधिनियम बनाया, मोटर वाहन अधिनियम, जिसके तहत स्कूटर चलाने के लिए आपको हेलमेट होना जरूरी है। तो भाई साहब कहते हैं कि मेरे 19(1) ग का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है इस बात का कि मैं हेलमेट लगा के निकलना पड़ेगा और बिना हेलमेट अगर मैं नहीं निकलूंगा तो वो चालान करेंगे, इसीलिए घूमने की स्वतंत्रता। तो इतनी सी बात के लिए भाई साहब कोर्ट चले गए और कोर्ट जाके कहते हैं कि 19(1) ग में मेरे जो है घूमने की स्वतंत्रता का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है। तो कोर्ट ने बोला कि जो आपका हेलमेट लगाना जो है ना, ये हमने हेल्थ के कारण, स्वास्थ्य के कारण सोचा है, तो ये कोई गलत अधिनियम नहीं है। तो इस पिटिशनर का जो ये दावा किया गया था, इसको क्या माना गया,
असंगत माना गया और बोला कि हेलमेट लगाना आवश्यक है। अगर सरकार ने कदम उठाया है तो कोई अच्छा ही कदम उठाया होगा। तो आपको बता देता हूं कि अगर कोई भी इस तरह के काम होते हैं तो आप घूमने की स्वतंत्रता पर रोक नहीं कह सकते। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कि अगर किसी प्रकार की कोई कोरोना महामारी फैली हुई थी अभी, तो आपके घूमने फिरने पर रोक लगा दिया, पिकनिक मनाने पर रोक लगा दिया, तो आप ये नहीं कह सकते कि संचरण। सामान्यतः बेसिकली आपको क्या है, किसी स्थान पर कोई घूमने से नहीं रोक सकता। सार्वजनिक स्थल हैं, पार्क हो गए, तो आए दिन देखते हैं कोई ना कोई वाद हो जाते हैं। लेकिन ये भी आत्यांतिक, मैंने बताया आत्यांतिक नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। ये आपके पास ऐसे नहीं है कि आपको मिला ही रहेगा। इस पर भी 19(1) घ पर क्या लगाई जा सकती है, रोक लगाई जा सकती है। ये भी आपको आर्टिकल 19(5) के अंतर्गत रोक लगाता है। देखो आर्टिकल 19(1) घ के अंदर रोक लगती है 19(5), दो कारणों से रोक लगती है। नंबर 1 इसमें कारण है साधारण जनता के हित में। साधारण जनता के हित में रोक लग सकती है, जैसे कि अभी आपको पता है कि सरकार ने रोक लगाई हुई है घूमने फिरने के लिए, इसलिए साधारण जनता के हित में रोक लग सकती है। सेकंड कह सकता है किसी अनुसूचित जनजाति के संरक्षण में इस पर रोक लगाई जा सकती है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। देखो अनुसूचित जनजाति का संरक्षण का रीजन बता देता हूं। कुछ ऐसी जातियां हैं जिनके कुछ क्षेत्र विशेष हैं, अगर हर जगह उनके घूमने पर व्यक्ति कहीं भी चले जाएं तो कई बार क्या उनके बताते हैं संस्कृति भाषा इनको खत्म होने का खतरा रहता है। इसीलिए आर्टिकल 19(5) के अंतर्गत युक्तियुक्त निर्बंधन, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। एक तो साधारण जनता के हित में, दूसरा अनुसूचित जाति जनजाति के संरक्षण के हित में लगाया जा सकता है। अदरवाइज आपको भारत में कहीं भी घूमने का अधिकार आर्टिकल 19(1) घ देता है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत है 19(1) अण, जो कि आपको निवास की स्वतंत्रता देता है। अगला अगर बात करें हम 19(1) अण, जो कि कहता है कि आपको निवास की स्वतंत्रता रहेगी। देखो आपको एक चीज बता देता हूं, निवास एक अलग शब्द है। कुछ राज्य जो ऐसे हैं वो अपने कुछ रूल्स बना सकते हैं, क्योंकि 9वीं अनुसूची है भूमि अधिग्रहण की विधियां। जैसे हिमाचल प्रदेश है, उसका सेक्शन अलग है। अगर आपको हिमाचल प्रदेश में निवास के लिए जमीन चाहिए तो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां का मूल निवासी होना चाहिए, क्योंकि भूमि अधिग्रहण की विधियां अलग है। इस तरह के कुछ मामले सिक्किम में भी सुनने को आए। तो हर राज्य अपना अलग जो है अधिनियम बना सकता है। आपको निवास की सामान्यतः आपको भारत में अस्थायी निवास के लिए कोई भी नहीं रोक सकता, और अगर राज्य के अंतर्गत कानून नहीं है तो वो आपको नहीं रोकेगा। हिमाचल प्रदेश में आप खेती योग्य जमीन ले सकते हैं, परंतु निवास के लिए जमीन नहीं ले सकते। लेकिन संविधान 19(1) अण में निवास की स्वतंत्रता आपको देता है, और 19(5) में ही इस पर युक्तियुक्त निर्बंधन लगता है। सेम बात वही, नंबर 1 साधारण जनता के हित में, और दूसरा किसी अनुसूचित जनजाति के संरक्षण में। तो ये भी उनके निवास से संबंधित है। इनके संरक्षण में आर्टिकल 19(1) अण पर रोक लगाई जा सकती है, युक्तियुक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है। इसमें लास्ट हम पढ़ेंगे आज 19(1)(6). देखो इसके अंतर्गत आपको बता देता हूं एक धारा के बारे में। 19(1)(6) जो धारा थी संपत्ति की, आर्टिकल 31 संपत्ति का मौलिक अधिकार और 19(1)(6) ये दोनों 44वें संविधान संशोधन 1978 में बाहर कर दिए गए। इनको संविधानिक से सांविधानिक कर दिया गया। कारण यही था, मैंने आपको बताए थे कि अगर किसी के पास जमीन है इतनी और सरकार ने यहाँ से नेशनल हाईवे निकालना है, अब वो जमीन नहीं दे रहे अपनी, उन्होंने कहा कि हम अपनी जमीन नहीं देंगे क्योंकि आर्टिकल 31 में हमारा क्या है, संपत्ति का अधिकार है। तो अब ये जमीन देखो, हमें फ्लाईओवर भी चाहिए, ठीक है, लेकिन जमीन भी नहीं देनी, तो सरकार कहां पे बनाएगी? हवा में तो बनाने से रही फ्लाईओवर। इसीलिए, और अगर यहाँ पर एक फ्लाईओवर या हाईवे कटता है तो इन जमीन की वैल्यू भी तो बढ़ेगी। तो इसीलिए ये आगे चल के विवाद होना था। तो आपका 44वां संविधान संशोधन जो था, इसमें 31 संपत्ति का अधिकार और संपत्ति की क्रय विक्रय की धारा 19(1)(6) में हटा दी गई। तो आपका लास्ट इसमें बचता है 19(1)(6). ये आपको याद रखना पड़ेगा। आजीविका की स्वतंत्रता 19(1)(6) है आजीविका। आजीविका या व्यापार, दो बातें आपको ध्यान रखनी है। आपका व्यापार का तरीका लीगल होना चाहिए। सरकार आपको लीगल व्यापार करने के लिए नहीं रोकती। आप कह देंगे जी अफीम का उत्पादन करना है, आजीविका चला रहा हूं, तो सरकार ऐसे कैसे आपको अफीम का उत्पादन करने देगी? क्योंकि जो ये ड्रग वाली जो भी चीजें हैं तो सरकार के अधिग्रहण में होती है, तो आपको सरकार नहीं दे सकती इसके लिए। या कोई भी अकृत्य काम करते हैं तो सरकार वो नहीं करने देगी आपको। आप ये नहीं, आप तो कह दोगे मैं आजीविका चला रहा हूँ, व्यापार कर रहा हूँ, तो ये व्यापार आपको नहीं करने देगी। तो 19(1)(6) में आपको व्यापार की स्वतंत्रता मिलती है। और
ये 19(6) के अंदर लास्ट मैंने बताया था 19(1)(6) इस पर युक्तियुक्त निर्बंधन लगेगा 19(1)(6) में। ये लगता है साधारण जनता के हित में। पहली बात साधारण जनता हित में, दूसरा तकनीकी मामलों में इस पर रोक लगाई जा सकती है। ठीक है, ये तो 19(1)(6। इसके अंदर एक वाद आपको बता देता हूं जो ये प्रदर्शित करता है कि यदि कोई व्यक्ति अगर वो अपना व्यापार बंद करना चाहे तो वो व्यापार बंद कर सकता है। वो वाद है एक्सेल बियर बनाम भारत संघ मामला। देखिए एक्सेल बियर बनाम भारत संघ मामला ये कोर्ट में क्यों पहुंचा? एक्चुअल में ये फैक्ट्री जो थी ये घाटे में चली गई, तो इस फैक्ट्री में मजदूर काम कर रहे थे, तो सरकार ने अपना एक अधिनियम बनाया और वो बोले कि आप फैक्ट्री बंद नहीं कर सकते, मजदूरों को सैलरी दो कैसे भी। वो बोला मैं घाटे में चल रहा हूं, मैं इनकी सैलरी अफोर्ड नहीं करता, मेरे पास इनकी सैलरी नहीं है। तब सरकार ने इस पे रोक लगा दी और परिवादी गए कोर्ट में, और कोर्ट ने बोला कि यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी को सैलरी देने में असमर्थ है तो उसको पूर्ण अधिकार है अपनी फैक्ट्री बंद करने का। ठीक है, तो एक तरह से काम अगर आप कोई बंद करना चाहते हो तो इसका भी आपको अधिकार देता है। यह आपकी आजीविका है, यह आपका व्यापार, आप उसको शुरू कर सकते हो, बंद कर सकते हो। तो सरकार का जो एक्ट बना हुआ था उसको अवैध घोषित किया और उनको बोला कि अगर ये वेतन नहीं दे पाएगा तो ये अपनी फैक्ट्री बंद कर सकता है। तो इस प्रकार हमने आर्टिकल 19(1) के बारे में पढ़ा, 19 के बारे में पूरा पढ़ा कि 19(1) में आपकी 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं जिन पर 19(2) से 6 से लेकर युक्तियुक्त निर्बंधन लग सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आर्टिकल 19 के बारे में क्लियरली समझ आ गया होगा। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में जाके कमेंट करें, वहां पर मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। और अपना अगला वीडियो है जो जल्दी ही आर्टिकल 20 पर आएगा, जिसमें हम आर्टिकल 20 पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट जय हिंद, जय भारत।